हाँ लिखिएगा, ये बात नहीं। डिस्क्राइब कलर शोविंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन आर कंपाउंड। अच्छा क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब कलर शोविंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन आर कंपाउंड। डिस्क्राइब कलर शोविंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन आर कंपाउंड। बेटा कलर एक्सप्रेशन, आंसर लिखिएगा। कलर एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी, कलर एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एटम आयन, मेटल एटम आर कंपाउंड, या आयन या कंपाउंड, या तो मेटल एटम कंपाउंड लिखो या मेटल एटम आयन लिखो, एक ही बात है। कलर शोविंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एटम आर मेटल्स कंपाउंड, या मेटल एटम आर मेटल आयन, समझ में आ रहा है ना। डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोज मेटल आयन क्योंकि मेरा मेटल आयन पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए मैं मेटल आयन, एटम न्यूट्रल एटम पे कम ही पूछता है। दोज मेटल आयन विच कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फटाफट लिखते जाओ समझते जाओ। विच कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबसेल, which consists unpaired electron in n-1d subcell, they show color ड्यू टू डी ट्रांजिशन। इस शब्द को जरूर अंडरलाइन करना पड़ेगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। ड्यू टू डी ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन फिनोमिना, ड्यू टू डी ट्रांजिशन फिनोमिना। देखिए बेटा, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिन मेटल एटम या आयन में क्या होगा बेटा, अनपेयर्ड, तो उनका जो डी सबसेल है, इसको मैं कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं, फिलहाल तो समझ लो। उनका जो डी सबसेल कंसिस्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी ऑर्बिटल, 5। तो बेटा इसके जो ऑर्बिटल्स है ये बेटा स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे, 1 2 3, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, ये डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो बेटा ये रिवर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बेटा इनको हम लोग T2Z ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लो एनर्जी में होते हैं। जैसे बेटा एनर्जी लेवल की बात करूँ, ये एनर्जी, ये अनस्प्लिट डी सबसेल की एनर्जी है, और ये एनर्जी में बेटा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। जब ये डी सबसेल स्प्लिट होगा तो लो एनर्जी के 2 ऑर्बिटल्स, हाई एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स, या मे बी पॉसिबल कि लो एनर्जी के 3 ऑर्बिटल, हाई एनर्जी के 2 ऑर्बिटल। अब ये ऐसा होगा या ऐसा होगा, डिपेंड करता है मेटल आयन के नेचर पे। किस पर डिपेंड करता है बेटा? तो अभी आप ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं जाएंगे, ये सब जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में, आ रहा है सर में, वहाँ बताएंगे। तो याद रखना, डी ट्रांजिशन प्रोसेस के थ्रू या डी ट्रांजिशन फिनोमिना के थ्रू ये क्या शो करते हैं बेटा? कलर। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 4 अनपेयर्ड ले लो जैसे, तो बेटा ये T2Z और EZ करके या EZ T2Z करके ऐसे ऑर्बिटल में डिफ्रेंशिएट होगा। तो इनकी इसकी एनर्जी क्या है बेटा? देखो ये एनर्जी लेवल बता रहा हूँ, तो ये है अनस्प्लिट डी सबसेल के ऑर्बिटल्स। यहाँ एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, यहाँ एनर्जी क्या हो गई बेटा? कम हो गई। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे
5 अनपेड की बात कर रहा हूँ। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन से अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये T2G से कहाँ जाएगा बेटा? इजी में। पेयर्ड हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। T2G से कहाँ जंप करेगा? इजी में। एनर्जी एब्जॉर्ब करके T2G से कहाँ जाएगा? इजी में। या इजी से कहाँ जा सकता है? T2G में। ओके, तो ये कुछ नए टाइप के, ये बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? ये सब अभी आपने नहीं पढ़े हो, इसको हम लोग सीधे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आरएसएन में। तो आपको एक प्राइमरी नॉलेज लिखना है बस। अब इसके बाद हम लोगों का जो अगला चैप्टर होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। तो वहाँ मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊँगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 12th बोर्ड में नहीं आती है, केवल कॉम्पिटिशन में आ रहा है सर में। लेकिन आपको जब बात करेंगे कि यार हाउ सो कलर ट्रांजिशन मेटल एटम आर आयन आर देयर कंपाउंड, तो ये डी ट्रांजिशन टर्म को जरूर आप आंसर में इंक्लूड करेंगे। आ रहा है सर में? ठीक है। तो बड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये T2G लो एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा बेटा? इजी में जंप करता है। जब ये डिफरेंशियल, तो इनके नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझ में आ रहा है ना? आप लोगों ने बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हो, ये सब बाइंडिंग की थ्योरियाँ हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े हो। आपने अभी तो कौन सी थ्योरी नहीं पढ़े है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो आगे इन फ्यूचर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा इनऑर्गेनिक में। पी ब्लॉक सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? तो ध्यान देना, अभी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा? लो एनर्जी डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में। और बेटा वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर मान लो यहाँ आ गया, तो फिर से आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटा? वापस आएगा कहाँ? ठीक है भाई, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लॉन्ग टाइम तक एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रहता, फिर से नॉर्मल ग्राउंड स्टेज में वापस आएगा। वही अगर ये इलेक्ट्रॉन गया तो फिर से वापस आएगा। वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा बेटा? रिलीज करेगा। और वो एनर्जी विजिबल जो वेवलेंथ है उसके क्या होगी? इक्वल। विजिबल में जो विबग्योर है, वायलेट है, ठीक है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है, येलो है, उनमें से कोई भी वेवलेंथ का एनर्जी क्या कर सकता है? रिलीज। अगर ग्रीन वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज किया तो ग्रीन कलर अपीयर होगा, ब्लू वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज किया तो ब्लू कलर अपीयर होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन बेटा हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल से कहाँ आएगा? लो एनर्जी डी ऑर्बिटल में। समझ में आ रहा है? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन, इस डी से इस डी में जाना। लेकिन स्प्लिटिंग कब होगी? जब आपका n-1d सबसेल में क्या होंगे बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी डी सबसेल की आप स्प्लिटिंग करेंगे। अगर पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो स्प्लिटिंग के चांसेस नहीं होते। आ रहा है समझ में? क्योंकि ऐसा ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, अगर एक आध भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी सबसेल के जो 5 ऑर्बिटल है उसमें 2 लो एनर्जी और 3 हाई एनर्जी, ये 3 ऑर्बिटल्स के ग्रुप को इजी बोलते हैं और 2 के ग्रुप को T2Z बोला जाता है। आ रहा है समझ में? तो हल्का सा थोड़ा सा याद रखेंगे बस आप इसको, कुछ यहाँ प्रोसेस समझाना नहीं क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्या लिखे थे? डी ट्रांजिशन। अब आगे पैराग्राफ चेंज करो। those transition metalline which electronic configuration is लगभग वैसी आंसर देना पड़ेगा जैसा मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए दिया आपने। समझ में आ रहा है कि दोनों के लिए क्या चाहिए आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d0 NS0 or n-1d10 NS2 obtain doesn't show डी ट्रांजिशन। तो बेटा डी में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन का कोई मतलब नहीं है, और D10 है तो क्या होता है बेटा? स्टेबल। डी ट्रांजिशन का कोई मतलब नहीं ना। डजंट शो डी ट्रांजिशन, हेंस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट ऑकर्ड या नॉट ऑकर्ड, हेंस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट ऑकर्ड
अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होंगे तो फिर ग्राउंड स्टेट में वापस आने की कोई संभावना ही नहीं है भाई। और ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आएगा तो एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। और फिर जो एनर्जी यहाँ रिलीज होती है बेटा वो विजिबल वेवलेंथ के इक्वल होती है। विबग्योर में से 7 कलर में से किसी एक के इक्वल होती है। समझ में आ रहा है ना। अब जो एनर्जी रिलीज होगी ग्रीन कलर का अगर वेवलेंथ वाली एनर्जी रिलीज हो रही है तो बेटा उस मेटल आयन है उस कंपाउंड का कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, जब एक्साइट इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लो एनर्जी डी ऑर्बिटल से कहाँ जाएगा बेटा, हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में फिर वापस आएगा। तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, पहले एब्जॉर्ब करेगा और फिर रिलीज करेगा। ठीक है। डी ट्रांजिशन नॉट अकर्ड, डजंट अकर्ड, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नॉट अकर्ड, ये सब लिख दिया आपने ना। Thus such metal ion or compound is colorless. Thus such metal ion or compound is colorless. Such metal ion or compound is colorless. क्योंकि बेटा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके n-1d सबसेल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। डी ट्रांजिशन का कोई मतलब ही नहीं है, अनसिग्निफिकेंट हो जाता है वो। समझ में आ रहा है ना। या तो D10 हो या D0 हो। आप फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। अदर मेटल आयंस या सच मेटल आयन लिखो, सच मेटल आयंस या कंपाउंड, सच मेटल आयन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, general electronic configuration GEC is a n-1d 129 NS2 R n-1d 129 NS0 n-1d 129 NS2 लिखो या n-1d 129 NS0। ऑप्टेन प्राप्त होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। समझ में आ रहा है ना। बेटा डी ट्रांजिशन अकर्ड, डी ट्रांजिशन अकर्ड, इनमें डी ट्रांजिशन होगा। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड, इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। क्योंकि बेटा कलर जो भी आते हो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से। excitation of electron found when excited electron back into low energy d orbital, when excited electron back into low energy d orbital, release energy which wavelength equal to visible region या visible radiation, which wavelength equal to क्या बेटा, विजिबल में आप विजिबल की इक्वल वेवलेंथ है तो कलर विबग्योर में से कोई भी आ सकता है या उनका मिक्स कलर आ सकता है। क्या बेटा, रिलीज एनर्जी विच वेवलेंथ इक्वल टू visible region. Now, thus, so various type of color thus so various type of visible color, various type of visible color. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ क्या बेटा, विजिबल कलर। तो इस टाइप से आपको ये डी ट्रांजिशन टर्म को याद रखना है। क्या होता है बेटा डी ट्रांजिशन, जिन डी सबसेल के ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उनके जो डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लो एनर्जी और हाई एनर्जी।
आ रहा है समझ में? जो 3 ऑर्बिटल का जो वो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ईजी। और 2 का जो होता है वो T2C। उसमें एनर्जी लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, वो डिपेंड कर सकता है कि ईजी की ज़्यादा होगी या T2C की ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है किस पर? ट्रांजिशन मेटल आयन के नेचर पे। तो उस पर उधर जाने का नहीं है। आ रहा है समझ में? उसमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह की थ्योरियाँ हैं जो हमारे 12th में नहीं है। खैर, अब हमको उसी टाइप के क्वेश्चंस आना है कि एक आयन आपको दे रहा है कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, उसी टाइप की वो कलर शो कर रहा है कि कलरलेस है। तो उसी पैटर्न में आपको आंसर देना है। तो अभी आप फिर से बेटा टाइप ऑफ आयन, एक टाइप ऑफ आयन लिखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखिए, कलर एक्सप्रेशन, तो बेटा जैसे अब आपके पास है टाइटेनियम 4+। अब टाइटेनियम क्या होता है बेटा बोलिए? 3D2 4s2। अब 4+ कर दिया बेटा टाइटेनियम को, तो यस के 2 रिलीज किया और डी के भी 2, तो पीछे तो आर्गन 18 पूरे पेयर्ड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कलरलेस। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। Cu2+ है बेटा, ठीक है। अब Cu का होता क्या है? 3D10 4s1। अब Cu2+ बोला है तो क्या हो गया? 3D9 4s0। ये Cu2+ का हुआ, ये तो न्यूट्रल कॉपर का है ना। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। 3D9 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो ये क्या शो करेगा बेटा? कलर शो करेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके। अब कलर में अगर आपको एक्चुअल कलर लिखना है तो आपको टेक्स्ट बुक में जाना पड़ेगा कि भाई वो ब्लू कलर है, जैसे कॉपर 2+ ब्लू कलर का होता है, क्रोमियम 3+ रेड ब्राउन होता है, आयरन 3+ रेड ब्राउन होता है, क्रोमियम 3+ ग्रीन होता है। तो आप एक्चुअल सटीक कलर याद रखने से अच्छा है कलर्ड है या कलरलेस है, ऐसे लिख दो। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, कोई 2-3 एग्जाम्पल और दे दीजिए। जिंक 2+ है बेटा, तो फिर से जी लो, तो फिर से कलरलेस। कलरलेस का मतलब क्या हो जाएगा? वाइट। समझ में आ रहा है? क्रोमियम 3+ है बेटा, क्रोमियम 3+, 3D5 4s1 न्यूट्रल क्रोमियम है, 3+ है, तो आपको हाउ मेनी अनपेयर्ड मिलेंगे बेटा? बोलो। यहाँ से 1 गया, यहाँ से 2, तो 3 अनपेयर्ड मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा बेटा? कलर्ड आयन होगा ये। तो ऐसे अपने मन से आप एक्चुअल कलर अगर आपको याद नहीं तो वहाँ फेकोलाजी नहीं मचाएंगे, हैं? कलर और कलरलेस लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल कलर आपको याद रखना है तो आपको टेक्स्ट बुक में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक। अगला एक क्वेश्चन लिख दो, आंसर आप घर में कर लेना। कैसे आंसर करोगे पता है आपको? कल ऐसे क्वेश्चन मैंने मैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक के लिए करवाया था, ठीक है ना। गिव द रीजन दैट क्वेश्चन लिख बेटा। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन रहना चाहिए, से लिखवा दे रहा हूं। आंसर आपको पता है कैसे देना है? समझ में आ रहा है ना? कैसे देना है मालूम है ना? गिव द रीजन दैट, कोई भी आयन ले सकता है बेटा। जिंक 2+ इज अ कलरलेस but copper 2+ is colored ion। अब इसको कई बार ऐसे ना आपको कंफ्यूज करने के लिए
अब जिंक 2+ ने देके आपको ZnCl2 दे दिया या जिंक सल्फेट दे दिया, ओके, इसमें सब जिंक किस फॉर्म में बेटा 2+, तो आपको आयन ने देके कंपाउंड दे देगा। आ रहा है समझ में? तो हमको एनायन से कोई मतलब नहीं है। जो ट्रांजिशन मेटल है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करना, और ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने के बाद क्या काउंट करना है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ZnCl2 या जिंक सल्फेट क्या है बेटा? कलरलेस है, लेकिन कॉपर सल्फेट या CuO ये क्या है बेटा? कलर्ड है। आ रहा है समझ में? तो आपको आयन ने देके कंपाउंड दे देगा। तो हमको कंपाउंड में एनायन से मतलब नहीं है, जो मेटल है उसका क्या चेक करना है? ऑक्सीडेशन नंबर। और आंसर कैसे देना है? कल मैंने मैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक का करवाया था, उसी पैटर्न में आपको आंसर दे देना है। समझ में आ गया? कर लोगे? जगह छोड़ के रख दो, घर में प्रैक्टिस मार लेना। चलो ठीक है। अब बेटा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स आयन लिख देगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, या ट्रांजिशन मेटल ही लिख दो या आयन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नर्सरी क्लास से अभी तक आप पहली बार पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स साल्ट भी बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। वैसे साल्ट में कौन से, मेटल के साल्ट में कौन से बॉन्ड होते हैं? आयनिक। कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसा साल्ट है जिसमें आयनिक के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। आ रहा है समझ में? और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही रहेगा। लेकिन हमको ये जानना है कि यार आखिर ये जो डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, आर करके दूसरा क्वेश्चन लिख दे बेटा। गिव द रीजन दैट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर दो। गिव द रीजन दैट मोस्टली कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोस्टली कॉम्प्लेक्स साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्टली कॉम्प्लेक्स साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाउंड बाय ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन, formed by transition metal atom or ion, तो बेटा पहले आपको देखिए, ये तो एक चैप्टर पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मुझे समझाना है सब लोग, क्योंकि ये आज जो समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में फिर काम आएगा आपको। देखिए बेटा, ये एक सिंपल सा साल्ट है आपका, इसमें सिंपल केटायन है और सिंपल लाइक NaCl या अदर आयनिक साल्ट, ये सिंपल केटायन और सिंपल एनायन से फॉर्म्ड आयनिक साल्ट है। अब देखिए बेटा, ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है, इसमें केटायन तो सिंपल है, जैसे यहाँ केटायन, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन सिंपल आयन था और क्लोरीन आयन भी सिंपल आयन था, ध्यान देना। लेकिन बेटा एक साल्ट है जिसमें सोडियम तो सिंपल केटायन है, लेकिन ये जो एनायन है जिसको किसके अंदर लिखा हूं मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, बिकॉज साल्ट कंसिस्ट 2 पार्ट, केटायन एंड एनायन। तो केटायन तो सिंपल है, जैसे यहाँ सोडियम है यहाँ भी सोडियम है, लेकिन जो एनायन है वो
कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनी स्पीसीज, 1 आयरन एंड 6 साइनाइड एनायन। तो ये जो एनायन है ये सिंपल एनायन, बहुत से स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एनायन है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या बोलेंगे? अब देखो एक एग्जाम्पल ये हुआ, पर शॉर्टकट में थोड़ा समझा दे रहा हूं, फिर मैं इसके आंसर लिखाऊंगा। अब बेटा एक और, यहां देखिएगा एनायन तो क्या है बेटा? सिंपल है, जैसे NaCl में Cl माइनस था। लेकिन केटायन जो स्क्वायर ब्रैकेट देखो, किसी भी साल्ट में पहले आप केटायन को लिखते हो और फिर एनायन को, पहले केटायन को फिर एनायन, पहले केटायन को फिर एनायन। तो यहां एनायन तो सिंपल है, लेकिन जो केटायन है वो कॉम्प्लेक्स है, फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी स्पीसीज, 1 प्लेटिनम, 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन। नहीं आया समझ में? तो यहां कॉम्प्लेक्स कौन है? एनायन। यहां कॉम्प्लेक्स कौन है? केटायन। तो अगर किसी साल्ट में एक भी कॉम्प्लेक्स आयन है तो पूरा साल्ट क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये एक साल्ट फिर आपके सामने, इसमें जो पहले लिखा है वो केटायन, ये भी कॉम्प्लेक्स है, और जो बाद में लिखा है वो ये भी कॉम्प्लेक्स है, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी स्पीसीज, कॉपर और टेट्रा साइनो, निकेल और टेट्रा क्लोरो। नहीं आया समझ में? तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में या तो एनायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है या केटायन कॉम्प्लेक्स, या दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकते। तो 3 टाइप के आपके, इस टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। और बेटा कॉम्प्लेक्स साल्ट इतनी बड़ी केमिस्ट्री है, मतलब इतना बड़ा एरिया है केमिस्ट्री का, कि कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री आपको जब कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री अलग ही बुक चलती है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, फिजिकल केमिस्ट्री अलग। जब हायर लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री अलग। इतना बड़ा ब्रॉड फील्ड है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है बेटा वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स आयन है। जो ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हमारा जो विटामिन B12 है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। समझ में आ रहा है ना? डेली बायोलॉजिकल फील्ड में या केमिकल फील्ड में इनका बहुत रोल है। आ रहा है समझ में? ये है सर, ठीक। अब देखो बेटा ये यहाँ कॉम्प्लेक्स एनायन है, इस एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स केटायन है। कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन का मतलब ऐसे केटायन एनायन विच फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी स्पीसीज। आ रहा है समझ में? ओके, जो बहुत सी स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लेकिन सब में कॉमन क्या है? देखो सभी कॉम्प्लेक्स आयन को देखो, कौन सी मेटल? ट्रांजिशन। कौन सी मेटल? ट्रांजिशन। कौन सी मेटल? ट्रांजिशन। कौन सी मेटल? ट्रांजिशन। आखिर ये ट्रांजिशन मेटल में ऐसा क्या है कि यही कॉम्प्लेक्स आयन बना रही है? नहीं आया समझ में? आया नहीं आया बेटा? पक्का। हाँ तो बेटा कॉम्प्लेक्स आयन पे फोन आ गया था भाई। कॉम्प्लेक्स आयन समझ में आ गया? तो सभी कॉम्प्लेक्स आयन में बेटा एक कॉम्प्लेक्स आयन एक्सप्रेस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, किसके अंदर एक्सप्रेस किया था बेटा? इस स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते। क्या बोलते बेटा? इस कोऑर्डिनेशन, देखो कोई ये केटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। इस साल्ट में केटायन तो सिंपल है लेकिन एनायन कॉम्प्लेक्स है। इस साल्ट में केटायन तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन एनायन सिंपल है। लेकिन ये सब कॉम्प्लेक्स साल्ट है। समझ में आ रहा है? और सभी कॉम्प्लेक्स साल्ट में कॉमन चीज आपको यहां क्या मिली? ये क्या मिली? तो इसमें एक ट्रांजिशन मेटल होगी बेटा, इसको बोलेंगे आप सेंट्रल मेटल। क्या बोलेंगे भाई? इन ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में विद इन स्क्वायर ब्रैकेट या विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या बेटा? सेंट्रल मेटल। और वो 99% कहाँ की होगी? 99 इसलिए बोला क्योंकि कुछ लिथियम है, लिथियम फर्स्ट की मेटल साइज छोटा है, मैग्नीशियम बेरिलियम सेकेंड की मेटल साइज छोटा है, इधर एल्युमिनियम भी थोड़ा साइज छोटा है। ये कभी कभी ये भी कॉम्प्लेक्स आयन बना लेती है।
इसलिए 99%, लेकिन मोस्टली कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन में कौन सी मेटल पार्टिसिपेट करेगी? ट्रांजिशन मेटल। तो यह है बेटा सेंट्रल मेटल। और बाकी जितनी स्पीसीज है, जैसे यहाँ 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, यहाँ 6 साइनाइड 4 क्लोरीन, ये बेटा XYZ अदर स्पीसीज हो सकती है किसके साथ? सेंट्रल। बेटा इन्हें आप लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिगेंड। क्या बोलेंगे बेटा? लिगेंड्स। बेटा ये लिगेंड क्या करते हैं, ध्यान देना। ये लिगेंड कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनता है समझ ले पहले। ये लिगेंड, यह बेटा सेंट्रल मेटल आयन, और मेटल पे हमेशा चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो N+ डाल दूं मैं यहां। ध्यान दें इन सब में कोई ना कोई चार्ज है। ओके, ये जो लिगेंड्स होते हैं बेटा, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे। किसको? मेटल आयन को। जैसे 4 क्लोरो 4 साइनो, 2 अमोनिया 2 क्लोरो 6 साइनो। ये सब क्या है बेटा? मीन्स एक सेंट्रल मेटल होगी, उसके अलावा जितना भी कचरा भरा होगा वहां, वो सब क्या कहलाएगा? लिगेंड। और जब तक ये लिगेंड अपने लोन पेयर को किसे डोनेट नहीं करेगी, तब तक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन नहीं होता। ये कौन से बॉन्ड है बेटा? कोऑर्डिनेट। कौन से बॉन्ड? भाई लोन पेयर डोनेट करके बनाया गया बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। यह है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक बात बता दूं, तुम IIT JEE मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अधिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री से आते हैं। एक से एक क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन कहां से आते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री से। आ रहा है समझ में? अगर कोई यहाँ मेडिकल JEE की तैयारी कर रहा है तो आगे का मेरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री रहेगा, जिसको मैं वादा तो नहीं करता कि पूरा IIT मेडिकल तक पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाना पड़ता है उसके लिए। 12th लेवल का भी जितना पढ़ोगे तो आपके 99% क्वेश्चन बन जाएंगे। 1-2% क्वेश्चनों के लिए हमको CFT में जाना पड़ता है। आ रहा है समझ में? तो वो मेरे मुंह पर है, देखते हैं। ओके, तो कैसे बनता है बेटा कॉम्प्लेक्स आयन? कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड व्हेन लिगेंड डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन। व्हेन लिगेंड डोनेट लोन पेयर। लिगेंड वो स्पीसीज होती है बेटा जिसमें कम से कम एक अनबाइंडेड लोन पेयर होना चाहिए। लिगेंड होने का हक उसी को है, उसके पास कम से कम एक अनबाइंडेड लोन पेयर होना चाहिए, ताकि वो किससे डोनेट कर सके? मेटल आयन। तो मेटल आयन में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? मेटल आयन स्मॉल साइज होना चाहिए, ताकि लोन पेयर को अट्रैक्ट कर सके। और ये कैरेक्टर किसके पास है? D ब्लॉक के पास। नहीं आया समझ में? देखो कॉम्प्लेक्स आयन कब बनेगा? जब लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे। किसको? मेटल आयन। तो मेटल आयन की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? कि लोन पेयर को रिसीव कर, डोनेट अट्रैक्ट कर सके। किससे? लिगेंड से। तो उसका स्मॉल साइज होना चाहिए और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना। और ये प्रॉपर्टी किसके पास है? D ब्लॉक के पास। S ब्लॉक तो खुद ही मरा हुआ है, लार्ज साइज। P ब्लॉक में स्मॉल साइज तो है। देखो दो प्रॉपर्टी। अगर आप चाहते हो छठी, अगर आप चाहते हैं कि कोई मेटल आयन लिगेंड के साथ क्या बनाए बेटा? कॉम्प्लेक्स, तो उस मेटल आयन में एक तो लोन पेयर को अट्रैक्ट करने का पावर होना चाहिए और उसको रखने के लिए उसके पास जगह होना चाहिए। ये दोनों कैरेक्टर किसके पास है? बोल बोल। D ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल के पास N-1D वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या बेटा? N-1D और स्मॉल साइज भी है। ओके। P ब्लॉक के एलिमेंट बहुत छोटे हैं लेकिन रखने जगह नहीं है। समझो? देखो रखने के खींचने का पावर हो, क्या खींचने का भाई? लोन पेयर। और उसको रखने के लिए जगह हो, रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल हो। S ब्लॉक के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, पावर नहीं है, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है? P ब्लॉक एलिमेंट के पास स्मॉल साइज है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट सबसे स्मॉलेस्ट वही है, लेकिन रखने जगह नहीं है। वो वहाँ उधर फंस गया, S ब्लॉक उधर फंस गया। D ब्लॉक ऐसा इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है कि ये इसका इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स इसके पास है, इसके पास स्मॉल साइज भी है, तो लोन पेयर खींचने का पावर भी है फ्रॉम लिगेंड, और उसे रिसीव करने का पावर भी है ड्यू टू वैकेंट D ऑर्बिटल।
तो ये खींच भी सकता है और रख भी सकता है। पी ब्लॉक की लिमिट खींच सकते हैं, रखने के बाद नहीं बनाता मैं। एस ब्लॉक बोले बहुत जगह है, खींचने के बाहर नहीं है, नहीं आया समझ में, क्योंकि लार्ज साइज है। आ रहा है बेटा समझ में? तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स आयन। तो लिखिएगा आंसर। बेटा कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड formed by the combination of central metal ion, formed by the combination of क्या बेटा, central metal ion and ligand। किसके कॉम्बिनेशन से बनता है बोलो? सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। व्हाट इज द लिगेंड? लिगेंड आर दोज स्पीसीज। बेटा लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, न्यूट्रल केटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं। लिगेंड ऐसी कोई भी स्पीसीज हो सकती है विच कंसिस्ट अनबाइंडेड लोन पेयर, जो दे सके किसको? सेंट्रल मेटल आयन। तब जाके कौन बनता है बेटा? कॉम्प्लेक्स आयन। समझ में आ रहा है? क्या लिखे? फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। नहीं बेटा व्हेन, पैराग्राफ चेंज, व्हेन लिगेंड्स डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन लिगेंड डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन लिगेंड डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन, donate lone pair of electron to central metal ion through coordinate bond, through क्या बेटा? coordinate bond, then one complex ion is ऑप्टेन, प्राप्त होता है या फॉर्म या बनता है। ठीक है, ओके ओके बेटा, इससे आप जल्दी बना लीजिए। ये जो बनाया मैंने थोड़ा सा जनरल, एक टिपिकल स्ट्रक्चर है किसका बेटा? कॉम्प्लेक्स आयन का टिपिकल। इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर तो बाद में बताएंगे सब। आ रहा है समझ में? जल्दी। ना ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल आयन या मेटल एटम फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बेटा यहां जो प्रॉपर्टी नंबर डाल के लिखेंगे, नंबर 1, थ्री मेन प्रॉपर्टीज या थ्री मेन जो कैरेक्टर है बेटा किसके? ट्रांजिशन मेटल, वो रिस्पॉन्सिबल है क्या बनाने के लिए? कॉम्प्लेक्स आयन। अब आपको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स आयन कब बनेगा? जब तक सेंट्रल मेटल आयन लोन पेयर अट्रैक्ट करके रिसीव भी करना है, क्योंकि अट्रैक्शन से काम, उसको रखना भी है भाई, तो रखने के लिए जगह चाहिए। तो जगह इनके पास क्या है बेटा? n-1 d ऑर्बिटल्स, n-1 d वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरा देखो बेटा, पहला कैरेक्टर होना चाहिए कि भाई जो मेटल है उसका साइज क्या होना चाहिए? छोटा, स्मॉल साइज का। इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा। बोले मेरे पास है। और फिर रखने जगह होना चाहिए, तो बोले मेरे पास क्या है? n-1 d वैकेंट ऑर्बिटल। आ रहा है समझ में? और फिर इनके पास और क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ये डी सबसेल है, पहले समझ लो फिर सड़ से लिखा दूंगा मैं। ये डी सबसेल है बेटा, ओके।
डी सबसेल में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 5 to 7। अब बेटा इसे 3 लोन पेयर रखना है। क्या रखना है? 3 लोन। तो ये थोड़ा इधर एडजस्ट हो जाएगा, या ये इलेक्ट्रॉन इधर एडजस्ट हो जाएगा। चलो 1 मिनट समझना, ऐसे समझा रहा हूं, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अब इसे बेटे 3 लोन पेयर रखना है, तो अभी तो ये बोले मैं 1 रख सकता हूं। ये कौन सा ऑर्बिटल है? बोले मुझे 3 लोन पेयर रखना है। किससे? फ्रॉम लिगेंड्स से मुझे 3 लोन पेयर रखना है। ओके, अभी 3D क्या है बेटा? 8 है। अरे 8 है ना। अगर मुझे 3 लोन पेयर, 1 तो रख सकता हूं, बोले इस अनपेयर को इधर एडजस्ट कर देता हूं, तो एक वेकेंट ऑर्बिटल खाली हो गया। तो लिगेंड से क्या ले लिया इसने? लोन पेयर। लेकिन मुझे 3 रखना है, तो एक काम करेगा बेटा, एक काम कर, बोले ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। बोले मैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता हूं, और N-1D ऑर्बिटल को वेकेंट करने के लिए मैं वेरियस इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज कर सकता हूं। ठीक है, मुझे मान लो बेटा ये D2+ हो गया, मान लो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? रिलीज। तो ये 2 लोन पेयर रख लेगा बाहर से। किससे? लिगेंड से। बोले मुझे और ये लोन पेयर रखना है, तो बोले चल तू भी निकल, क्यों मैं 3+ भी हो सकता हूं। नहीं आया समझ में? तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ये अपने वेरियस डी ऑर्बिटल को खाली कर सकता है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी शो करने के कारण अगर D1+ है, मान लो बेटा कोई मेटल 1+ है, 1+ में रिक्वायर्ड वेकेंट ऑर्बिटल नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या कर देगा अपने आप को? 2+। बोले अपने इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर दे। और 2+ में भी मान लो इसके पास रिक्वायर्ड वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो 3+। बोले अपने इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर देता हूं मैं। जबकि क्या फर्स्ट डे की मेटल तो क्या अगर रहती तो +1 ही रखती, सेकेंड डे की मेटल होती तो +2 ही रखती। बोले मैं +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके लिगेंड के लिए, लिगेंड के लोन पेयर के लिए रिक्वायर्ड वेकेंट ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर सकता हूं। ये तीसरा कैरेक्टर। तो नंबर 1 आ रहा है समझ में? जितना चाहे बोले मैं वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा सकता हूं, क्योंकि मैं क्या शो करता हूं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। मैं 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूं, जरूरत ज्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करूं, और तुमको खाली करने की जरूरत है मेरे से तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करूं खुद के, और किसके लोन पेयर रख लूं? लिगेंड। समझ में आ रहा है? तो नंबर 1 पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? बेटा ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Now, easily attract lone pair from ligand, easily receive attract, easily attract लिखना बेटा, lone pair of electron from, अरे बोलना, ligand। समझ में आ रहा है बेटा? एंड और 1 मिनट आपको पता ही है बेटा कि जो लोन पेयर ले ले वो लुईस एसिड, एंड वर्क एज स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। उसमें कंटिन्यूस कर, वर्क एज स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, क्योंकि लोन पेयर लेने वाले क्या? लुईस एसिड। समझ में आ रहा है ना भाई? तो ये पहला कैरेक्टर मेरे पास है। बोले फिर रखने के लिए क्या चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल। नंबर 2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट N-1D ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट N-1D ऑर्बिटल। बहुत ही प्यारा पॉइंट बेटा, इनके इन्हीं पॉइंट के MCQ बनाता है। समझ में आ रहा है ना? क्यों करता है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, ऑल ऑफ द अबव में डाल देगा। समझ में आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ N-1D वेकेंट ऑर्बिटल ना इजीली रिसीव लोन पेयर ग्रहण कर लेता है, इजीली रिसीव लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड। ओके, और नंबर 3 ड्यू टू शोविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ड्यू टू सोविंग क्या बेटा, ड्यू टू सोविंग क्या दर्शाने के कारण, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी, ड्यू टू सोविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रोवाइड required vacant orbital for lone pair of ligand। आ रहा है समझ में? तो एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के कारण, एक तो स्मॉल साइज और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक वैकेंट यानी -1d ऑर्बिटल। ये 3 कैरेक्टर के कारण ये आराम से इजी वे में क्या बनाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपका सेंट्रल मेटलवा लिगेंडवा से इलेक्ट्रॉन ले। समझ में आ रहा है ना? ओके, कल पढ़ेंगे, जाइए।